नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज वर्मा। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। सदस्यों ने देश के विकास पर हो रहे असर से सदन को कराया अवगत। पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में दी जानकारी। कहा, वायरस और उस पर वैक्सीन के असर को लेकर वैज्ञानिक शोध जारी। कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह कर रहा है विचार विमर्श। राज्यसभा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निजी संकल्प पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने देश में बढ़ते जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई। कहा, 4 महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत। निगरानी और समन्वय के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की गई। और लोकसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण कार्यों और सुविधाओं को लेकर निजी विधेयक पर चर्चा। कोरोना महामारी के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सबने की सराहना। सदस्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में आज हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां कार्यदिवस था। सुबह कार्रवाई शुरू होने के बाद प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। वैक्सीन ले चुके लोगों को बूस्टर डोज, कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, रक्षा भूमि पर अधिग्रहण, ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना, गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम 2021, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स संबंधी परियोजनाएं, पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल, चाबहार परियोजना की स्थिति और कोविड-19 के कारण प्रवासियों की नौकरी छूटने से संबंधित सवाल पूछे गए और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने उन प्रश्नों का जवाब दिया। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद सदन के पटल पर कुछ जरूरी कागजात रखवाए गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए लोकसभा के एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव सदन ने पारित किया और फिर लोकसभा में नियम 193 के अधीन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर निचले सदन में चर्चा की शुरुआत बुधवार को हुई थी। उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। आज भी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई और इस पर चर्चा शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते में भी जारी रहेगी। आज शुक्रवार होने के कारण शाम 4 बजे से सदन में प्राइवेट मेंबर्स बिल पर चर्चा हुई। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य, कानून, रक्षा और विदेश मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे गए। चंद्रपुर, महाराष्ट्र से कांग्रेस के सांसद बालूभाई धनोरकर ने स्वास्थ्य मंत्री से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। देश भर में भरपूर मात्रा में दी जाने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोविड-19 के नए प्रारूप ओमिक्रॉन में कितनी असरदार है? क्या इस नए वेरिएंट के इलाज हेतु कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? अगर हाँ, तो उसका क्या आधार है? नए प्रारूप ओमिक्रॉन की असरदार जांच हेतु समस्त देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यान्वित है और क्या यह पर्याप्त है? 1 नवंबर को इंडिया में भी ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसेस के दरमियान पाया गया। आज दुनिया में 59 कंट्री में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है और सारी जगह में, दुनिया में सभी जगह पे वैक्सीन उसके पर कितनी इफ़ेक्टिव है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या फाइजर की वैक्सीन हो, कितनी है इफ़ेक्टिव, उसके पर उसका वायरस को लेबोरेटरी में डेवलप करके स्टडी हो रहा है और इस स्टडी के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टेड
है। अध्यक्ष महोदय, ये आंसर मुझे पूरा नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं बोला है कि समस्त देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यान्वित है और ये क्या ये पर्याप्त है? जीनोम सीक्वेंसेस के लिए देश में 36 लेबोरेटरी आज के दिन में उपलब्ध है और ये 36 लेबोरेटरी में 30,000 हम जीनोम सीक्वेंसेस कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है आज के दिन में और एक कैपेसिटी प्राइवेट लेबोरेटरी का उपयोग करके बढ़ाई भी जा रही है। कोरोना से ही जुड़ा सवाल केरल से आरएसपी के सांसद प्रेमचंद्रन ने पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि जिस केरल को महामारी की शुरुआत में एक मॉडल राज्य बताया जा रहा था, दूसरे दौर में उसकी दुर्दशा क्यों हुई। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। The Honorable Minister, in my state of Kerala, once it was model, everybody has declared it as the model to the whole nation and even to the globe. But unfortunately, nowadays it is seen that more than 55% of the cases reported in the country is from the state of Kerala. The mortality rate is also very high. Well, I would like to know from the Honorable Minister whether the Government of India, especially the Union Ministry of Health and Family Welfare or ICMR, has conducted any research or study or analysis of the situation. केरला में पर डे 30,000 केस आ रहे थे। उस वक्त मैं स्वयं केरला गया था, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ विस्तार से बातचीत की थी और केरला में कई हॉस्पिटल का भी मैंने मुलाकात किया था और उस वक्त और एक एक्सपर्ट टीम को भी भेजा था। इस एक्सपर्ट टीम ने वहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट में प्रत्यक्ष जाके मुलाकात लेके कई सुझाव दिए थे और ये सुझाव वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे इसके लिए आग्रह भी किया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइन डिक्लेयर की है उसको अच्छी तरह से फॉलो करने से हम कोविड में अपनी सुरक्षा को पा सकते हैं। महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक सवाल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। Staying in the house continuously locked up for older people above 60, could not go for walk, could not go out, could not see anybody. They are suffering from depression, anxiety and a lot of other issues. A lot of people's children stays away. So as part of COVID protocol, as far as आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि going forward, is the government thinking of something where we have community helplines or the health department set up community helplines as part of COVID management to call on over 60s to see if they are mentally okay? Sir, government has taken number of initiative to provide the psychological support during this COVID-19 and after post-COVID also. सर, हमने ऐसे कई हेल्पलाइन दी है कि जिसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं बाय मेंटल प्रोफेशनल्स to the entire affected population, including the elderly women and all elderly people and children also. Also सर, हमने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं हर एक स्टेट को कि जो मैनेजमेंट फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एडवाइजरी दी है। मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस के लिए भी सर काम हो रहा है। सर, अलग अलग तरीके से चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर अवेयरनेस के माध्यम से और सर वेबसाइट भी जारी की है जिसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हम वो वेबसाइट बिहेवियरल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन भी दी है। सर, दीक्षा प्लेटफॉर्म आई गॉट से ट्रेनिंग भी दी है कि जिसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें और दैट ट्रेनिंग थ्रू हम ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ वर्क इज आल्सो डूइंग। बसपा सांसद रितेश पांडे ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैंक्शन के बाद चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत सरकार की नीति साफ करने की गुजारिश की। जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी सैंक्शन का चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ भारत के अनुबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूएस सैंक्शंस 4 बार ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, उसका 4 बार पोर्ट से के जो हमारे काम चल रहे थे उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि ईरानी लोग ये बोल रहे हैं, ईरानी जो वहाँ का
गवर्नमेंट है वो पब्लिकली ये कह रही है कि हमारा 4 बार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बुरी तरह से डिले हो गया है। तो क्या ये सैंक्शंस जो लगाए गए हैं इनका प्रभाव इस प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है? यदि पड़ रहा है तो उसका क्या हल निकाल रहे हैं? और हमें यह भी जानकारी है कि इसका फायदा उठा करके चाइना जो है इस पोर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर के और इसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा है। रेल लिंक के साथ तो कर ही चुका है। Through your medium, I would like to inform the honourable member that his assertion is completely inaccurate. This agreement was signed in 2016. We took possession of the terminal in 2018. We have already supplied 6 cranes. The terminal is fully functional. We have given details of how much cargo it is handling, how many countries it is covering, and the US sanctions are not relevant to this project at all. लोकसभा में आज नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। इस विषय पर चर्चा बुधवार को शुरू हुई थी। आज हुई चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। सभी ने पर्यावरण को लेकर अपनी अपनी चिंताओं से सदन को अवगत कराया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा के दौरान सदन में मौजूद थे। उन्होंने पराली को लेकर पंजाब की अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर के उठाए एक प्रसंग पर जवाब भी दिया। हालांकि आज चर्चा पूरी नहीं हो पाई और मंत्री का पूर्ण जवाब अगले हफ्ते आने की संभावना है। आज की डेट में पराली साड़ने के लिए जो उनके ऊपर जुर्माना लगता है, जेल करी जा 2019 में 2000 किसानों के ऊपर पर्चे हुए। ये किसान के ऊपर और बोझ ना मारा जाए, जिसका दिल्ली जैसे शहर में जहां व्हीकल और इंडस्ट्री करके पोल्यूशन होती है, पंजाब के किसानों के ऊपर ना जुल्म लगाया जाए। इसका जरूर सरकार ध्यान दे और किसानों को वो साधन, सेंट्रल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वो साधन उनको जरूर दे जिससे वो अपनी पराली को संभाल सके। एक विषय सदन के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि हमने जो एयर क्वालिटी कमीशन एक्ट बनाया है उसके सेक्शन 14 और 15 में स्टबल बर्निंग पराली को पूरी तरीके से हमने डीक्रिमिनलाइज किया है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पराली के लिए जो मशीन है उसके लिए 700 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। पराली को हम खाद के रूप में प्रयोग करें, इसके लिए 1 लाख एकड़ ज़मीन हरियाणा में, 1 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में, 6 लाख एकड़ ज़मीन यूपी में डीकम्पोजिशन के लिए की गई। ये बात अलग है कि दिल्ली सरकार ने केवल 4000 एकड़ ज़मीन पे प्रयोग किया और 70 मतलब एक बड़ा विज्ञापन करा। उसकी बनिस्बत पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा हुआ। Let me ask a question to Honorable Minister. Is it true that India will require approximately $1 trillion by 2030 to achieve national goal on climate change, which was announced at Glasgow recently? We can do it, and that's why I have just factored in this figure. We'd like to have an answer from the minister. अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण के विषय में विभिन्न देशों ने कानून बनाकर समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं। इंग्लैंड में क्लीन एक्ट 1956 में लागू हुआ, यूएसए में क्लीन एयर एक्ट 1963 में लागू हुआ, न्यूजीलैंड में क्लीन एयर एक्ट 1972 में लागू हुआ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक वक्तव्य को कहना चाहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, वन मस्ट केयर अबाउट ए वर्ड वन विल नॉट सी। सदन दिन भर में समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सदन दिन भर। अब बात राज्यसभा में आज की कार्रवाई की। राज्यसभा की कार्रवाई आज समान रूप से चली। सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही उपसभापति हरवंश ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हमें बुनियादी मानवाधिकारों को कायम रखने की दिशा में और काम करने की जरूरत है।
human rights-based approach to development to reduce inequalities and discrimination, giving way to equality, inclusion, and sustainability. Our nation, despite enormous diversity, harboring multiplicity of belief, faith, and thought, has stood the test of time in upholding the basic human rights. Respect for human dignity, equality, and non-discrimination are deeply enshrined in our Constitution and institutionalized mechanisms. Legislative measures and judicial pronouncements have always reinforced our commitment towards protection and promotion of human rights. Nonetheless, it is incumbent upon us to keep on our endeavor to end any form of prevailing inequality, discrimination, and prejudice from our society, as only then we will be able to unlock the true potential of our people and this great nation. On this day, let us reiterate our unwavering commitment to uphold these sacrosanct ideals and principles. राज्यसभा में आज संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अगले हफ्ते होने वाले विधायी कामकाज की जानकारी सदन में रखी। Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 13th of December 2021, may consist of consideration and passing of the High Court and Supreme Court judges' salaries and conditions of service Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Central Vigilance Commission Amendment Ordinance 2021, number 9 of 2021, promulgated by the President of India on 14th November 2021, and consideration passing of the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha. 3. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Delhi Special Police Establishment Amendment Ordinance 2021, number 10 of 2021, promulgated by the President of India on 14th November 2021, and consideration and passing of the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha. 4. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021, number 8 of 2021, promulgated by the President of India on 30th September 2021, and consideration and passing of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021 after it is passed by Lok Sabha. 5. Consideration and return of the appropriation bill related to the second batch of supplementary demands for grants for the year 2021-22. 6. The consideration passing of the following bills after their introduction: the Biological Diversity Amendment Bill 2021, the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, the Mediation Bill 2021, the National Anti-Doping Bill 2021, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries Amendment Bill 2021. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठे। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने दुनिया भर में मौजूद भारत की पांडुलिपियों को वापस लाने और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत इकट्ठा किए गए दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद में तेजी लाने की मांग की। 47 के बाद से लगातार 2003 तक मैन्युस्क्रिप्ट का जो उपेक्षा हुई, उसके कारण बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो गए, खो गए। मैं 3 बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली बात कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को के ट्रांसलेशन की गति बढ़ानी चाहिए, और ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की सभ्यता संस्कृति का वह स्वरूप प्रस्तुत करता है। जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वहाँ पर 4500 महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट विद्यमान हैं। इसी तरह से 30 ऋग्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ विद्यमान हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में 1,40,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। देश भर में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वह मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ पास्ट को ही नहीं दिखाता है, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो पूरे विश्व में जो आज विमर्श सभ्यता की विमर्श चल रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की उस प्राइमेसी को स्थापित करने में मदद करेगा। शून्यकाल के दौरान मधुमेह से पीड़ित बच्चों को दिव्यांग की श्रेणी में रखे जाने की मांग करते हुए भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने कहा कि इस देश से
रोग को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नीति में शामिल किया जाना चाहिए। The children with type 1 diabetes may be brought under the disabled category so that they would be considered for any relaxation in getting into educational institutions or government jobs with proper atmospheric conditions. 2. Bring type 1 diabetes in the list of conditions under national policy for rare diseases. 3. Ensure universal availability of insulin and sugar monitors to children with type 1 diabetes. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यों ने कई अहम मुद्दे उठाए। कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमी ने महिला किसानों और स्वयं सहायता समूह से जुड़े सवाल पूछे। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सरकार की प्राथमिकता है। Honorable Chairman, sir, I would like to know from the Minister, Honorable Minister, that we have a large force of women farmers and women farm laborers. You have depended on 2011 census, but you do not have the correct figures of today. That is one point. Despite showing that there is technical assistance given to women farmers, are you giving any safety package or are you coming up with safety measures where women farmers and women farm laborers feel safe in the fields when they go for work? महिला किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की है। उनके अंदर उनको किसानों को किसान महिलाएं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनके लिए स्कीमें भी प्रारंभ की गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी है, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक भी है और हमारी जो आत्मा योजना के तहत उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस तरह से कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। जिसमें आपने सुरक्षा का बात की है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। वहाँ पर जहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रहती है और देश के अंदर भी कृषि को महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से जो गृह मंत्रालय के द्वारा भी और जो नॉर्म्स है उसके अनुसार भी उनकी सारी सुरक्षा को मद्देनजर रख के ही काम किया जाता है। क्या महिला किसानों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में कोई विशेष योजना चलाई जा रही? जहाँ तक बहन का सवाल है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी जो महिलाएं हैं आरडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक महिला सशक्तिकरण किसानों के लिए महिला किसानों के लिए स्कीम चलती है। उसमें लगभग 1,39,00,000 से अधिक महिलाओं को मदद की जाती है। बाकी कृषि विभाग की जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे को केबी के करे, चाहे आत्मा के थ्रू हो, चाहे हमारा महिलाओं के लिए एक भुवनेश्वर में संस्थान है, उसके माध्यम से भी महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का काम बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में बढ़ते जलवायु एवं भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि 4 महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक निजी संकल्प पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि इस मुद्दे की निगरानी और अध्ययन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए और जो तय समय सीमा में जलवायु और भूमि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करे। We do not have the wherewithal to control the management of these industries. They sometimes do what they like. We talk about our rural people to cut down on fossil fuels, use of wood fire. We talk about farmers using this kind of soil in this kind of a way, a certain way. I think it's time we see that these environmental laws, the schemes, the policies, experts are taken on board. And I would request this honorable members of this House to unanimously move this resolution along with me so that a joint parliamentary committee is formed where there would be experts from all fields. All laws are taken in one place. आप सहज रूप से विचार कर सकते हैं कि हम जहां हैं, हम जहां निवास कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है तो दूसरे जगहों की क्या स्थिति होगी। इस नाते स्वाभाविक रूप से हमको गंभीरता के साथ इस पर विचार करना पड़ेगा। सभी लोगों को मिल बैठ करके विचार करना पड़ेगा और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जो मंत्र दिया ग्लासगो में
उसके आधार पर सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। सब लोग उस प्रकार से काम करेंगे तो शायद इसको हम कम कर पाए, प्रदूषण को कम कर पाए। यह हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, देश में रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है। We have laws relating to air pollution, laws relating to water pollution, laws relating to biodegradable waste, laws relating to plastic waste, but we do not have a comprehensive legislation to address the issue of climate change. Why I am saying it is to reinforce my first point that unless community participates in the process of climate change, internalizes the process of sustainability in their daily lives, we cannot achieve the goal of climate resilient growth. That is ये प्रदूषण के कारण जो है आज लोगों का जीना दूभर है। इसके लिए सरकार को एक ज्वाइंट कमेटी बना करके ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। मानवर हम देखते हैं वनों की कटान ज़्यादातर हो रही है, उसके कारण वर्षा कम हो रही है। ये वर्षा कम होगी तो अमूमन जो है वायु प्रदूषण बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन नहीं मिला अस्पतालों में, तो लोग अपने गांव के आसपास ढूंढते रहे कि पीपल का पेड़ कहाँ है। हम जब इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं ना, तो उसको इस सदन के बाहर हमारी कार्यशैली में, हमारी प्रतिबद्धताओं में जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि सर पोल्यूशन के कारण जो अध्ययन बताता है कि धुंध सब दिखता है। धुंध सर वैसे भी कहीं दिखना नहीं चाहिए, सदन में भी धुंध नहीं दिखना चाहिए, बाहर भी धुंध नहीं दिखना चाहिए। अगर धुंध प्रिय लगने लगता है लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती है। क्लैरिटी हर जगह चाहिए, यहाँ भी धुंध छटनी चाहिए, बाहर भी धुंध छटनी चाहिए, क्योंकि इससे 9,50,000 मौतें तकरीबन हर वर्ष हो रही हैं। एक ऐसी योजना बनाइए जिससे प्रदूषण की समस्या से अस्थायी समाधान निकल सके, वरना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम लोग न्यायालयों के आदेश का पालन करते हुए ही बीतता है हमारा पूरा समय, और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायालय को कहना पड़ता है ये कदम उठाइए, ये कदम उठाइए, स्कूल बंद कीजिए। मजदूरों को संकट आ जाता है सर जब हम कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं। तो सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।